अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, जिसको आप ऊपर दिए गए टॉप राइट लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। ये नाम सुन के ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस एनालिसिस में कंपनी की क्वालिटी को चेक करते हैं, और कंपनी की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं ये आपको इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिफाई यानी गिने नहीं जा सकते क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरह। तो ये एनालिसिस कैसे करते हैं? ये एनालिसिस बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट देख के नहीं किए जा सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव मेथड है जो वॉरेन बफे और बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले कंपनी की मैनेजमेंट को देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है, क्योंकि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के फैसलों पे ही डिपेंड करती है। मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स रिलीज़ करनी है। मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करना है, कैसे मार्केट करना है। मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने स्टॉक्स वापस खरीद के शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहती है या नहीं। मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो अपने फंड्स कैसे यूटिलाइज करती है, और मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं। ये सब फैसले मैनेजमेंट ही करती है। मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो अच्छे फैसले करेगी और कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। तो आप भी सही फैसला करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन से भरपूर फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैनेजमेंट कैसे जज करते हैं? सबसे पहले आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ये देखना होगा कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं और कितने अरसे से वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वही सेम लोग काफ़ी अरसे से कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी मुसलसल प्रॉफिट में जा रही है, तो ये एक अच्छा साइन है कि इस कंपनी को अक्लमंद लोग चला रहे हैं। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट में मुसलसल चेंजेस आ रही हैं, तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है और इस कंपनी से ज़रा दूर रहना ही ठीक है। और आपको मैनेजमेंट के लोगों की ऑनेस्टी भी चेक करनी होगी। अब किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता वो ईमानदार है या नहीं, इसलिए आपको सारी मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम नोट करने हैं। फिर आपने उन लोगों को जाके गूगल पे सर्च करके उनके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है कि क्या इन पे कोई फ्रॉड का केस या स्कैंडल तो नहीं बना हुआ, क्या ये मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर तो कोई फ्रॉड का केस या स्कैंडल या अनयूजुअल बात नज़र नहीं आती तो कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड का केस या स्कैंडल बना हुआ है तो इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है। और आप कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को लिंक्डइन पे भी रिसर्च करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि इनकी एजुकेशन कितनी है और ये कहाँ से पढ़े हुए हैं और क्या पढ़े हुए हैं, और जिस फील्ड में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं क्या इस फील्ड को सर्व करने की कैपेबिलिटी इनमें है या नहीं। और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के अभी पास्ट को आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कंपनी पे कोई फ्रॉड का केस तो नहीं बना हुआ। इसको आप गूगल पे जाके ऐसे सर्च करें कि कंपनी का नाम लिखें और आगे फ्रॉड लिखें। इसी तरह कंपनी नेम प्लस स्कैंडल, कंपनी नेम प्लस डिस्प्यूट, कंपनी नेम प्लस कोर्ट केस। और अगर आपको पता लगे कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है तो ऐसी कंपनी से दूर ही रहिए। और अगली चीज़ जो देखना बहुत ज़रूरी है वो है कंपनी की कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन का मतलब है कि कंपनी अपने पैसों को कैसे यूटिलाइज करती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि दो कंपनी साल के 20-20 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए, लेकिन एक कंपनी उस 20 करोड़ प्रॉफिट को 40 करोड़ बना दे और दूसरी कंपनी उन पैसों को डुबो दे। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो अपना पैसा सही जगह लगाकर कंपनी को ग्रो करती जाए। अगर कंपनी की कैपिटल एलोकेशन ठीक है तो इसका मतलब कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है। पर कैपिटल एलोकेशन को कैसे जज करते हैं, इस बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन को कंसीडर करना भी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि इस कंपनी को नई इनोवेशन बहुत जल्दी रिप्लेस तो नहीं कर देगी। मिसाल के तौर पे जैसे केबल टीवी को यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ने रिप्लेस कर दिया है, येलो टैक्सी बिजनेस को करीम और ऊबर ने रिप्लेस कर दिया है, पेट्रोल कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स ने रिप्लेस कर दिया है एंड ऑल दैट। इसलिए टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन फैक्टर को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोट। मोट का कॉन्सेप्ट बेसिकली वॉरेन बफे ने दुनिया को दिया है। मोट को वॉरेन बफे पुराने ज़माने के कैसल से तशबीह देते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में कैसल के आसपास गहरा खड्डा खोद के उसमें पानी भर के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई भी कैसल में दाखिल ना हो सके, वैसे ही क्या इस कंपनी का भी कोई मोट है या नहीं।
यानी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या उसको कोई और कंपनी आसानी से कम्पीट कर सकती है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान में सुजुकी का मोट लो कॉस्ट, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज है, यानी कि सुजुकी मोटर्स पाकिस्तान में सस्ती और रिलायबल गाड़ी देती है और सुजुकी की मेंटेनेंस बहुत आसान है और पूरे मुल्क में उनका नेटवर्क फैला हुआ है और बाकी कंपनीज के लिए इसी चीज़ को कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि चेरी क्यूक्यू, हुंडई सेंट्रो और डायहेट्सू कोरे आई लेकिन सब फ्लॉप हो गई और सुजुकी बगैर किसी खतरे के मेहरान जैसी गाड़ी पाकिस्तान में 33 साल तक बेचती रही। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी एक तरह से इंडस्ट्री में मोनोपोली हो और उसको कोई भी आसानी से कम्पीट ना कर सके। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि क्या कंपनी अपने ओनर या ओनर के रिलेटिव्स के साथ किसी किस्म की पैसों की लेन देन तो नहीं कर रही, लेकिन ये हर दफ़ा गलत भी नहीं है। इसके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ये सब हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर रूल से हट के हो रहा है तो ये अलार्मिंग है। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको हर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएंगी। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कब गलत है? मिसाल के तौर पे अगर कंपनी अपने ओनर या ओनर के रिलेटिव्स को मार्केट रेट से कम या 0% इंटरेस्ट रेट पे कर्जा दे रही है तो ये एक रेड फ्लैग है और ऐसी कंपनी से आपको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। या अगला सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी के ओनर ने अपने पर्सनल ज़ाती किसी काम के लिए बैंक से लोन लिया है और कंपनी ओनर के पर्सनल कर्जे की गारंटी देती है कि अगर ये बंदा कर्जा ना चुका सका तो कंपनी इसके बिहाफ पे कर्जा चुकाएगी, तो ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये थी वो चंद बातें जिनको मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।